हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू रटना पाप है। तो आज का टॉपिक है राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर इक्वेशंस फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो है वेपराइजेशन। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो ये था कि हमने क्लोज्ड कंटेनर में एक सॉल्वेंट लिया था। इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट एडेड नहीं था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर एडेड, ये बस एक प्योर सॉल्वेंट स्टेट में था। तो बेसिकली इस सॉल्वेंट में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक होगा इनर मॉलिक्यूल IM और एक होगा सरफेस मॉलिक्यूल SM। तो होता क्या है, जो इनर मॉलिक्यूल होता है उसके पास जो फोर्सेस लगते हैं वो चारों तरफ से लगते हैं। मतलब ये इनर मॉलिक्यूल था, इसको ऊपर नीचे से भी लगा, लेफ्ट से भी लगा, राइट से भी लगा, ऊपर से भी लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ऊपर से भी लगेगा, लेफ्ट से भी लगेगा, राइट से भी लगेगा, नीचे से भी लगेगा। लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल मतलब जो इस सॉल्वेंट का टॉप मोस्ट लेयर फॉर्म करेंगे, यानी कि जो इस सॉल्वेंट के बाउंड्री में प्रेजेंट होंगे, वो बाउंड्री जो इसके ऊपर के फ्री मीडियम के साथ में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स इसके टॉप पे, इसके ऊपर सीधा एयर आता है, इसके ऊपर का जो फ्री मीडियम है, इसके नीचे सॉल्वेंट आता है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये इसकी टॉप मोस्ट लेयर होगी, इसके ऊपर इसके सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो होता क्या है, इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो बस नीचे से, लेफ्ट से, राइट से लगता है, और जो ऊपर का फोर्स होता है वो मिसिंग होता है। देयरफॉर जो इनर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे जो नेट फोर्स लगता है, जो चारों तरफ से होता है, वो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इन पे जो फोर्स लगेगा वो तीन साइड से होगा, सरफेस मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लगेगा वो तीन साइड से होगा, जिस कारण इनके ऊपर जो F नेट है वो कंपैरेटिवली कम होगा इनर मॉलिक्यूल से। जिस कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। और सिंस इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इनका मोशन भी ज्यादा होगा। और आप जानते होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वेपर फेज और गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है, उनका मोशन बहुत ज्यादा होता है। वो रैंडमली हाई स्पीड्स पे कहीं पे मूव करते हैं बिना सोचे समझे, और ये हवा टकराते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो होगा क्या, सिंस इनका मोशन ज्यादा है सरफेस मॉलिक्यूल्स का, इनकी जो टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज वो ज्यादा होगी। इनका टेंडेंसी ज्यादा होने के कारण होता क्या है, एक पॉइंट के बाद में ये जो सरफेस मॉलिक्यूल से ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं और इस सरफेस लेयर से ये बाहर चले जाते हैं और ऊपर जाके ये बन जाते हैं वेपर फेज में। तो होता क्या है, ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में चले जाते हैं। और जो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड फेज से वेपर फेज में कोई मॉलिक्यूल जाता है उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। और यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर होने के कारण कई सारे ऐसे सेम पार्टिकल्स होते हैं जो वेपर फेज से, सॉरी, जो लिक्विड फेज से वेपर फेज में आते हैं। इनका रैंडम मोशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। रैंडम मोशन ज्यादा होने के कारण ये यहाँ वहाँ मूव करते हैं। समझो ये मॉलिक्यूल जाके यहाँ टकरा गया, ये मॉलिक्यूल जाके वॉल पर टकरा रहा है, यहाँ वहाँ कंटिन्यूस रैंडम मोशन में रहेगा। जो अपना मॉलिक्यूल अभी जस्ट कन्वर्ट हुआ था लिक्विड से वेपर में, उसका क्या होगा, वो भी सेम करेगा। ये यहाँ टकरा रहा है, कभी यहाँ टकरा रहा है, यहाँ वहाँ घुमा, इससे टकरा है, उससे टकरा है। एक पॉइंट के बाद में अगर ये गलती से नीचे वापस उसी लेयर पे आ गया, सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है उस पे आके टकराया, तो होगा क्या, ये जो वेपर फेज में गया था ये वापस लिक्विड फेज में आ जाएगा। यानी कि वो बेसिकली कंडेंस हो जाएगा। जब भी कोई पार्टिकल वेपर फेज से लिक्विड फेज में आता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, यानी कि वेपराइजेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। इन दोनों का रेट जो होगा वो इक्वल होगा, देयरफॉर एक इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में मेंटेन रहेगा। एक और चीज हम नोट कर सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, कि हमेशा किसी भी सोल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट या प्योर सोल्यूट के केस में हमेशा एक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। इसके बाद में हमने कुछ और चीजें जानी थी, वो वेपर प्रेशर के बारे में थी। नेक्स्ट इसमें समझते हैं। लास्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी जो था वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है, जब, जैसे हमने लास्ट इसमें पढ़ा, जब कोई सरफेस मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, वो वेपर फेज में जाने के बाद में कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करता है, और इस मोशन के चक्कर में वो कई बार कोलाइड भी करता है, चाहे वो कंटेनर के वॉल्स के साथ में हो या अपने जैसे सेम कुछ और मॉलिक्यूल्स के साथ में हो। जैसे कि हमने जाना था कि जो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो होता क्या है, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा कोलिजन करते हैं। मॉलिक्यूल्स टेंड टू कंटिन्यूअसली कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स। ये एक दूसरे के साथ में कोलाइड भी करेंगे और ये वॉल्स के हाथ में जाके टकराएंगे भी। तो होता क्या है, ये कोलिजन के कारण इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो वॉल्स में ट्रांसफर हो जाता है एक फोर्स के रूप में।
और एक फोर्स बेसिकली हर एक मॉलिक्यूल जब भी वॉल से टकराता है एक फोर्स एक्सर्ट करता है उस वॉल पे, एंड सिंस इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन अ सेकेंड पर यूनिट टाइम बहुत ज्यादा होते हैं। तो देयरफॉर होता क्या है, ये जो फोर्स एक्ट करता है ये बेसिकली एक छोटे एरिया पे नहीं एक पूरे एरिया पे एक्ट करता है, बड़े एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे एक्ट करता है। एंड सिंस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, इन मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रेशर लगता है, ये वेपर फेज मॉलिक्यूल्स के कारण जो प्रेशर लगता है वो कंटेनर पे, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। Therefore, vapor pressure can be defined as the pressure exerted by the vapor molecules on the surface of the container due to continuous random collision. इसके कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, अपने मन से ही बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ये वाला बनाया है। इसका जो टेक्सचुअल डेफिनेशन था वो लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था। इन्हीं दो टॉपिक पे हम बिल्डअप करते हुए आगे के दो टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेंगे वेपर प्रेशर इक्वेशंस एंड राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ से बेसिकली अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान बनाए रखिए। अब तक हम जो बात कर रहे थे उसके अंदर हमने एक प्योर सॉल्वेंट को कंसीडर किया था। प्योर सॉल्वेंट मतलब इसके अंदर कोई सल्यूट या फिर कोई इम्प्योरिटी पार्टिकल एडेड नहीं था, जिस कारण इसका जो वेपर प्रेशर था वो ओनली ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही था। यानी कि इसके वेपर प्रेशर में भी जो पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो केवल और केवल इसी के ही थे, इसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट होना इज इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर इसका जो प्रेशर था उसको हम डिनोट करते हैं P नॉट A से। A इज बेसिकली द नोटेशन फॉर द सॉल्वेंट और P नॉट का मतलब होता है द प्रेशर ड्यू टू प्योर सब्सटेंस। तो यानी कि द प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट इज P नॉट A। P नॉट इज प्योर सब्सटेंस का प्रेशर और A इज सॉल्वेंट, देयरफॉर P नॉट A। जब इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कोई सॉल्यूट ऐड किया तो आगे जाके एक सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन बेसिकली दो टाइप का रहेगा, एक होगा अ सोल्यूशन ड्यू टू वॉलेटाइल सोल्यूट, एक होगा अ सोल्यूशन ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। देयरफॉर सोल्यूट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल सोल्यूट, एक होता है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें तो इनका एक बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वॉलेटाइल सोल्यूट की टेंडेंसी होती है इवापोरेट होने की। यानी कि जब कोई सोल्यूशन बनेगा उसमें जो वेपर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉल्वेंट के भी होंगे, सोल्यूट के भी होंगे। कि जब कोई सोल्यूशन बनेगा जिसके अंदर वॉलेटाइल सोल्यूट होगा उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी अ मिक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड वॉलेटाइल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये इवापोरेट होके वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो होता है वो इसका टोटल अपोजिट होता है। इसके पास में इवापोरेट होने की टेंडेंसी होती ही नहीं है और ये जो सोल्यूशन बनाता है उसके अंदर वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है बल्कि उसको घटाता है। ये घटाता कैसे है, ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर समझ जाए तो मजा आएगा। तो अगर हम समझे तो वॉलेटाइल सोल्यूट बेसिकली सोल्यूशन में जाके सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा बाय कंट्रीब्यूटिंग टू इट, व्हाइल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट उसके वेपर प्रेशर को घटाएगा बाय ब्लॉकिंग द प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, वो है वेपर प्रेशर इक्वेशन फॉर वॉलेटाइल सोल्यूट एंड राउल्ट्स लॉ। उसके पहले कुछ नोटेशंस है जो समझना जरूरी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जब हम P नॉट बोलते हैं, P नॉट का क्या होता है, ड्यू टू प्योर सब्सटेंस। जब भी प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तब उसके कारण एक नॉट नाम की चीज आती है। इसको ये जो साइन है, इसको जो गोल है ऊपर, उसको हम नॉट बोलते हैं। एंड सिंस P दैट इज प्रेशर, उसकी बात हो रही है, therefore the pressure due to pure substance will be P naught, which is pressure and pure substance। अगर हम मिक्स स्टेट में बात करें किसी भी सब्सटेंस की तो होता क्या है, उसको हम P से डिनोट करते हैं। उसमें कोई नॉट या कोई दूसरा नोटेशन आता नहीं है, सिंपल एक P रह जाता है। और अगर हमको बात करनी है सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो नोटेशन है उसकी, सॉल्वेंट को हम हमेशा A से डिनोट करेंगे और सोल्यूट को हमेशा B से। कुछ किताबों में 1 और 2 से भी डिनोट किया जाता है, तो 1 इज ऑलवेज सॉल्वेंट एंड 2 इज ऑलवेज सोल्यूट, रिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी भी हो। ये एक नोटेशन होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये हम लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चलकर कंफ्यूजन होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सोल्यूशन बनने के बाद भी P कैसे रह जाएगा, PA कैसे रह जाएगा। तो होता क्या है कि सोल्यूशन में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एक सॉल्वेंट के भी रहेंगे और सोल्यूट के भी रहेंगे, लेकिन इनका जो प्रेशर रहेगा वो प्योर स्टेट से चेंज हो जाएगा, वो हम आगे चल के समझेंगे। लेकिन होता क्या है, प्योर स्टेट में किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम P नॉट A बोलते हैं। सोल्यूशन में जाने के बाद में उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम PA बोलते हैं। किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो वेपर प्रेशर है उसको।
ये हम आगे चल के समझते हैं। ये डाउट अभी से अपने मन में लेके ना बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं वेपर प्रेशर इक्वेशंस ड्यू टू वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेसिकली किसी भी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जब भी हमको सोल्यूशन बनाते हैं तब उसके अंदर पहले हम एक प्योर सॉल्वेंट डालते हैं, फिर एक प्योर सॉल्यूट और फिर एक सोल्यूशन हमको मिलता है। प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को हम डिनोट करते हैं ए से। प्योर सॉल्यूट में बस उसके मॉलिक्यूल्स होंगे और उन मॉलिक्यूल्स को हम डिनोट करते हैं बी से। प्योर सॉल्वेंट के केस में जो वेपर प्रेशर बनता है वो उसके मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं होता है, उसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट ए से। पी नॉट क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस का एक वेपर प्रेशर है। सिमिलरली बी के केस में जो सल्यूट है, इसके अंदर जो वेपर प्रेशर बनता है वो बस बी के मॉलिक्यूल से कारण होता है, और सिंस वो प्योर स्टेट में है उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट बी से। जब हम इन दोनों का एक सोल्यूशन बना लेते हैं, उस सोल्यूशन में ए बी ऐसे करके दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे भी ओरिएंटेशन में हो सकते हैं, इजीली समझने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सोल्यूशन में जाने के बाद में ए बी से एक नया प्रोडक्ट सी निकल के आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो बाइनरी मिक्सचर है, इसके अंदर जो सोल्यूशन बनेगा उसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होंगे, कोई तीसरा सी नहीं बन के आएगा। देयरफॉर इसके अंदर ए बी या फिर कोई भी ओरिएंटेशन में ऐसे मॉलिक्यूल्स सस्पेंडेड होंगे। तो देयरफॉर होगा क्या, जो इसका जो वेपर प्रेशर जो बन के आएगा उसके अंदर ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो यहाँ वहाँ रैंडम मोशन करके वॉल्स पर टकरा रहे होंगे और एक वेपर प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे। देयरफॉर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। पी ए और पी बी क्यू, क्योंकि इसके अंदर जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स है वो मिक्स हो चुके हैं, ये प्योर स्टेट में नहीं रहे। प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट मिक्स होकर एक सोल्यूशन बन चुका है। हमने लास्ट इसमें पढ़ा था कि प्योर स्टेट में पी नॉट लगेगा, बाकी जब वो मिक्सचर में चले जाएगा, जब वो इम्प्योर हो जाएगा, उसको हम पी नॉट नहीं बल्कि ओनली पी से डिफाइन करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे जो हो गया है वो पी नॉट ए से पी ए हो चुका है और पी नॉट बी से पी बी हो चुका है। तो जो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस सोल्यूशन का वो होगा पी ए प्लस पी बी। इन दोनों के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेपर प्रेशर का जो सम होगा वो इस सोल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर इस सोल्यूशन में एक चीज होगी, अगर ए की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा, जो वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए की ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। देयरफॉर इंडिपेंडेंटली पी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पी ए इज ग्रेटर इफ द फ्रैक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर। एंड सिमिलरली अगर बी की क्वांटिटी ज्यादा होगी सोल्यूशन में तो पी ए ज्यादा होगा, क्योंकि उसके वेपर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे और वो ज्यादा तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। देयरफॉर पी बी इज ग्रेटर इफ द फ्रैक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर इन द सोल्यूशन। यानी कि अगर आप समझे तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला, दैट द प्रेशर ऑफ ए और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस इन द सोल्यूशन, यही बेसिकली एक ओवरव्यू है राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ हम अब अगले इसमें पढ़ते हैं। उसके पहले और कुछ चीजें मैंने जो यहाँ लिखी है वो नोट कर लीजिए। ये बेसिक चीज है, पी नॉट ए इज द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी इज द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पी ए इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द सोल्यूशन, पी बी इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सोल्यूशन, एंड फ्रैक्शन जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इज बेसिकली द मोल फ्रैक्शन। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बिल्डअप करते हैं, जो है राउल्ट्स लॉ। ये कुछ बेसिक चीज है, जैसे पी नॉट ए इज द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी इज द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पी ए इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द सोल्यूशन, पी बी इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सोल्यूशन। और जिस फ्रैक्शन की बात मैंने स्टेटमेंट में की है, दैट द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्रेटर इफ द फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन द सोल्यूशन इज ग्रेटर, वो है मोल फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शन जो मैंने लिखा है इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन। समझाने के लिए मैंने यहाँ फ्रैक्शन लिखा था। फ्रैक्शन का अर्थ क्वांटिटी। इस सोल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसका ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके जो वेपर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको बताना चाहूंगा जो आपके किताबों में है।
तो बेसिकली अब तक हमने क्या किया था, जो सोल्यूशन हमने बनाया उसके अंदर हमने पीए और पीबी को मेंशन किया था। मैंने इनको इस वे में मेंशन किया था कि पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, लेकिन दरअसल इनको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। पीए एंड पीबी इंडिपेंडेंटली आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे एक कंपोनेंट की बात हो रही है, यहाँ पे किसी मिक्सचर की बात नहीं हो रही है, ये कंपोनेंट की बात हो रही है इन द सोल्यूशन। अगर आप समझ सके, पार्शियल वेपर प्रेशर इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर कभी किसी प्योर चीज के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ओनली उस चीज के लिए एक सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम देखें तो हमने लास्ट लेसन में समझा था कि जब हम एक प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट पीए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी करते हैं, एक सोल्यूशन बनता है जिसके अंदर ए बी के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं और उसका जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, उसके अंदर ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देयरफॉर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसको हम लिखते हैं पीए और पीबी। जैसे मैंने बताया था, पीए और पीबी आर बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन। इसी चीज को इन लोगों ने पार्शियल वेपर प्रेशर बोला है। यानी कि अगर आप बोलेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन इज, इसको हम डिफाइन करेंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज। इसके अंदर इन द सोल्यूशन वाला पार्ट हट जाता है और इसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसको आप एक और चीज के थ्रू सेंस बना सकते हैं कि इन द सोल्यूशन दो चीजें होती है, देयरफॉर उसका एक पार्शियल पार्ट जो होगा, हाफ पार्ट या फिर पार्शियल पार्ट जो होगा वो एक कंपोनेंट होगा और दूसरा पार्शियल या हाफ पार्ट जो होगा वो उसका दूसरा कंपोनेंट होगा। देयरफॉर उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर के नाम से भी डिनोट करते हैं और इसका ही हम जो नोटेशन है इसको ही हम आगे लेके जाएंगे और हर एक चीज को हम पार्शियल वेपर प्रेशर के टर्म्स में ही समझेंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, पार्शियल वेपर प्रेशर इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। देयरफॉर पीए इज बेसिकली द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, जिसको मैं पहले वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन बोल रहा था। ये कॉमन मिस्टेक है, मुझसे भी हुई थी इसलिए देखो अभी भी रिपीट हुई। ये मिस्टेक आप ना करें, ये एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन जब आप डेफिनेशन या फिर कुछ चीज़ समझोगे किसी सवाल में तब ये बहुत मार्क्स खा सकती है, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कहता है दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, ऑब्वियसली बात है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं लास्ट इसमें एक्सप्लेन किया था, अगर एक सोल्यूशन में समझो एक की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब उसका फ्रैक्शन ज्यादा है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा इन द सोल्यूशन वो भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर उसकी क्वांटिटी किसी सोल्यूशन में ज्यादा है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो भी ज्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन इज ग्रेटर, तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ बी, अगर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं, फॉर एनी कंपोनेंट द पार्शियल वेपर प्रेशर in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। तो इससे हम एक आसान सा डेरिवेशन कर सकते हैं और एक मजेदार फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दिया तो वहां पे ऑब्वियसली एक टर्म आ जाएगा जिसको हम कांस्टेंट समझ के पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए को कंसिडर किया है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन। तो therefore PA is equal to KXA, यानी कि K is a constant, XA is the mole fraction in the solution, PA is the partial vapor pressure of A। अगर हम इस सोल्यूशन को प्योर कंसिडर करें, मतलब इस सोल्यूशन में B एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली A है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल ऑब्वियसली बी जीरो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बचेगी नहीं सोल्यूशन में, वो है ही नहीं। और जो A रहेगा सोल्यूशन में वो ऑब्वियसली मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि उसका ही तो सोल्यूशन है। और हमको पता है, अगर आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा, तो मोल फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम यहाँ पे XA की वैल्यू को 1 ले सकते हैं। एंड सिंस ये सोल्यूशन प्योर है तो PA जो होगा, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा इन द सोल्यूशन वो होगा P0A, क्योंकि P0A इज द प्रेशर ऑफ A इन इट्स प्योर फॉर्म। तो क्या होगा, हम यहाँ पे PA की जगह पे P0A पुट कर देंगे और XA की जगह पे हम वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू निकल के आएगा K का, विच इज P0A। यानी कि K इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स प्योर फॉर्म।
तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ का एक फॉर्मूला विच इज पी ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसको हम अगर स्टेटमेंट वाइज लिखे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ पी और ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये एक सिंपल सा मेथड था इसको समझने का। राउल्ट्स लॉ एक स्टेटमेंट है जो कहता है दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वैलिड है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि किसी सॉल्यूशन में, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, पी नॉट ए लिया था विच इज प्योर सॉल्वेंट, उसके अंदर हमने पी नॉट बी ऐड किया विच इज प्योर सॉल्यूट, और उससे हमने पी ए प्लस पी बी निकाला। ये इसके प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर हुआ, ये बी के प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर हुआ, और पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, बराबर। ये हमने लास्ट इसमें समझा था। तो मैंने जो चीज बताई थी, अगर ऑब्वियसली बात है किसी सोल्यूशन में अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ए की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर उसका फ्रैक्शन ज्यादा है, फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को, अगर वो ज्यादा है किसी सोल्यूशन में तो उसके पार्टिकल्स जो आएंगे वो भी ज्यादा होंगे। इसका मतलब पार्टिकल ज्यादा होने के कारण जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए रहेगा इन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। यानी कि पी ए जो रहेगा मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो ज्यादा रहेगा। सिमिलरली अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन या फिर बी का फ्रैक्शन अगर ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है, तो जो पी बी रहेगा वो भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर हम इससे रिलेशन निकाल ले तो हम समझ सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, बराबर। अगर हम इस चीज के प्रोपोर्शनैलिटी में बिल्ड करें तो हमको समझता है कि किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हमको एक फॉर्मूला मिलेगा विच इज पी एक्स इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन और के इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर हम इस x को इसके केस में a पकड़ ले, जैसे कि पी ए इज इक्वल टू के मोल फ्रैक्शन ऑफ a, तो होगा क्या, ये एक फॉर्मूला के रूप में आएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को प्योर ए का एक सोल्यूशन मान ले, यानी कि जो सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं इसमें उसको हम प्योर ए का सोल्यूशन मान ले, यानी कि जो सोल्यूशन है वो बेसिकली पी नॉट मतलब इसका है, ए का है। तो हमने पढ़ा था कि प्योर स्टेट में किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। एंड सिंस ये सोल्यूशन प्योर है, वो भी ए का है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लिखेंगे पी नॉट ए। एंड सिंस ए का ही सोल्यूशन है, उसके अंदर बी प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एंड सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस in its own solution is maximum and maximum value of mole fraction can only be 1, तो xa की वैल्यू 1 हो जाएगी। xa की वैल्यू 1 हो गई तो हमको क्या मिला, k की वैल्यू इज इक्वल टू पी नॉट ए। वापस समझाता हूँ, अगर हम एक सोल्यूशन को p और a का माने तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा इन द सोल्यूशन विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स प्योर फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर बी या कोई अदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट ही नहीं है। तो हुआ क्या, जो वेपर प्रेशर बना, जो वेपर प्रेशर था जो एग्जिस्ट करता है उस सोल्यूशन में, वो ओनली ड्यू टू ए रहा। और हमने पढ़ा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू इन इट्स प्योर फॉर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय पी नॉट, फॉर ए वो होगा डिनोटेड बाय पी नॉट ए। एंड सिंस एक सोल्यूशन में, एक प्योर सोल्यूशन में कोई दूसरी इम्प्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो होगा क्या, इसके अंदर ओनली ए के मोल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एंड बी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो फ्रैक्शन होगा ऑफ ए इन द सोल्यूशन विल ऑब्वियसली मैक्सिमम, एंड सिंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 एंड इट कैन ओनली बी 1, तो क्या होगा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे पी नॉट ए इज इक्वल टू के इंटू 1 विच इज के इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो मतलब जो कांस्टेंट टर्म अपनी इक्वेशन में था, जो यहाँ पे हमको मिली थी, जो जिस रिलेशन को डिफाइन करता है, उसमें जो कांस्टेंट टर्म आता है जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं, जो के है, उसकी वैल्यू क्या है, इट इज बेसिकली द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, जिसकी हम बात करेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। यानी कि
इस केस में अगर हम देखें, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पकड़े तो पी एक्स यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एक्स इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स in its pure form into its mole fraction in the solution. ये है इसको समझने का एक तरीका। तो अगर हम इस बात को समझे और हम इसको एक वापस वही बेसिक वे में अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई सोल्यूशन बनाना है, उसके अंदर सबसे पहले हमने शुरुआत की प्योर ए से। इस केस में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, वो ऑब्वियसली एक ही होंगे क्योंकि प्योर ए का सोल्यूशन है, और जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो ओनली ड्यू टू ए के मॉलिक्यूल्स होगा, देयरफॉर वो होगा पी नॉट ए। सिमिलरली बी के केस में अगर हमने प्योर बी लिया तो होगा क्या, जो वेपर प्रेशर है वो ओनली ड्यू टू बी के मॉलिक्यूल्स होगा, विच विल बी पी नॉट बी। एंड इन दोनों से हमने एक सोल्यूशन बनाया। इस सोल्यूशन में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, यानी कि वो इम्प्योर होने के बाद में जो इसका वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है, और इन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का सम विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जिसको हम पीटी से डिनोट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू पीटी। ठीक है, लिख देता हूँ, टोटल वीपी ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी टी। तो अगर हम इसको लास्ट जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया राउल्ट्स लॉ का, वो था partial pressure of any substance in the solution is equal to the product of the vapor pressure of the solution in its pure form, vapor pressure of the substance in its pure form into its mole fraction in the solution। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो है इन दोनों को पी ए और पी बी को हम इसमें लिख सकते हैं इस रूप में। तो होगा क्या, पी टी विच इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने जो हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं पी ए प्लस पी बी, जिनमें पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, उनको मैंने उस राउल्ट लॉ के फॉर्म में लिख दिया जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जो ये है, जिससे ये फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई हो गया। तो हमको मिलता है पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपके टेक्स्ट बुक्स में कहा गया है डाल्टन्स लॉ। तो अगर आपका दिमाग अभी भी घूम रहा है तो एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने उसी बेसिक मैनर में एक ये बनाया सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में हमने पहले प्योर ए से शुरुआत की। प्योर ए के केस में जो भी सरफेस मॉलिक्यूल्स थे वो एक ही होंगे, तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो प्योर ए का होगा विच इज पी नॉट ए। सिमिलरली बी के केस में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे वो बी के ही होंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा, जो हमने लास्ट इसमें बहुत बार पढ़ लिया। और जब इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनेगा, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिकली ये दोनों के होंगे, कोई भी ओरिएंटेशन में ये अरेंज्ड होंगे। देयरफॉर जो सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी। पी ए और पी बी क्या है, पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी। पार्शियल प्रेशर्स यानी पार्शियल प्रेशर इज बेसिकली द वेपर प्रेशर ऑफ ए और बी इन द सोल्यूशन। तो अगर आगे देखिए तो हम एक सोल्यूशन का टोटल प्रेशर है जो हम अब तक पी ए प्लस पी बी लिख रहे थे, उसको हम डिनोट कर सकते हैं पी टी के थ्रू, यानी कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन is equal to pt, which is equal to the sum of the partial pressure of a and b, which is obviously in their mixed form। अगर हम इस जगह pt is equal to pa plus pb की जगह हम pa and pb को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, जो है ये जो राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है, जो इसका फॉर्म है, इसमें लिख देते हुए सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है pt is equal to p नॉट a into xa plus p नॉट b into xb। और इसी फॉर्मूले को आपके टेक्स्ट बुक में कहा गया है डाल्टन्स लॉ। ये बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो इसी के साथ में यह लेक्चर फॉर राउल्ट्स लॉ इन द केस ऑफ वॉर्टल सल्यूट एंड वेपर प्रेशर इक्वेशंस फॉर वॉर्टल सल्यूट अभी ख़त्म करते हैं। ये देखा जाए समझने में एक लंबा सा टॉपिक तो है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो दिमाग से हटेगा नहीं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और इसको अपने नोट्स में एक क्रिएटिव मैनर में लिख लेंगे तो अच्छे से समझ जाएगा और वापस बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।